मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे की दीवार से सटा हुआ टीन और प्लास्टिक की छतों वाला एक घना और गंदा इलाका, जिसे दुनिया धारावी या जरी मरी के नाम से जानती है। यहाँ की हवा में हवाई जहाज के ईंधन की गंध और नालियों की बदबू हमेशा मिली रहती है। हर 5 मिनट में जब एक विशाल हवाई जहाज यहाँ की छतों को छूता हुआ गुजरता है, तो नीचे झोपड़ियों में रखे बर्तन थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन 15 साल के राजू के लिए यह शोर संगीत से कम नहीं था। राजू एक दुबला पतला लड़का, जिसके कपड़े तेल और कालिख से इतने सने होते थे कि उनका असली रंग पहचानना मुश्किल था। उसके बाल धूल से भरे थे और पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें थीं। लेकिन उसकी आंखों में, उन भूरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उस पूरे कचरे के ढेर में कहीं और नहीं मिलती थी। राजू का काम था सुबह से शाम तक कबाड़ बीनना। टूटे हुए पंखे, खराब मिक्सर, तांबे के तार और कभी कभी नसीब अच्छा हुआ तो अमीरों के फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे के टुकड़े। राजू का कोई नहीं था सिवाय उसकी बूढ़ी दादी के, जिन्हें वह अम्मा कहता था। अम्मा की खांसी रात के सन्नाटे में भी बादलों की गरज जैसी लगती थी। उनकी दवाइयों का खर्च इतना था कि राजू को अपनी भूख भी कई बार मारनी पड़ती थी। लेकिन राजू के पास एक खजाना था, जिसे उसने अपनी झोपड़ी के सबसे सुरक्षित कोने में एक प्लास्टिक की बोरी के नीचे छुपा कर रखा था। वह खजाना सोने या चांदी का नहीं था। वह खजाना था रद्दी में मिली पुरानी किताबें और हवाई जहाजों के इंजनों के चित्र। जब दूसरे बच्चे कंचे खेलते या फिल्मों की बातें करते, राजू हवाई अड्डे की दीवार की एक टूटी हुई दरार से घंटों रनवे को निहारता रहता था। उसे पता था कि कौन सा जहाज बोइंग है और कौन सा एयरबस। उसे यह भी पता था कि जब इंजन शुरू होता है तो टरबाइन की पंखुड़ियां किस रफ्तार से घूमती हैं। उसने यह सब किसी स्कूल में नहीं सीखा था, क्योंकि स्कूल की फीस भरने की उसकी औकात नहीं थी। उसने यह सब सीखा था उन मैगजीन के फटे हुए पन्नों से जो हवाई अड्डे के कूड़ेदान से बाहर आते थे, और उस पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से जो उसने कबाड़ से उठाकर खुद ठीक किया था। आज का दिन कुछ अलग था। आज हवाई अड्डे के प्राइवेट हैंगर वाले हिस्से में, जहां सिर्फ अरबपतियों के निजी जहाज खड़े होते हैं, वहां बहुत हलचल थी। सुबह से ही काले रंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आ जा रही थी। राजू अपनी टूटी हुई दीवार की दरार से सब देख रहा था। उसे लगा जैसे हवा में तनाव है। वहां खड़ा था देश का जाना माना उद्योगपति सेठ विक्रमजीत सिंघानिया। विक्रमजीत का नाम सुनते ही शेयर बाजार ऊपर नीचे होता था। वह समय के बहुत पाबंद थे और गलती उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। आज उन्हें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लंदन जाना था, जहां हजारों करोड़ का सौदा उनका इंतजार कर रहा था। उनका निजी विमान, एक शानदार फाल्कन जेट, रनवे पर तैयार खड़ा था। सूरज की रोशनी में वह चांदी की तरह चमक रहा था। विक्रमजीत अपनी घड़ी बार बार देख रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो मुंबई की उमस से ज्यादा उनके गुस्से की वजह से थीं। उनके सामने खड़े थे उनकी कंपनी के मुख्य इंजीनियर मिस्टर डिसूजा और उनकी पूरी टीम। मिस्टर डिसूजा, जिन्होंने विदेश से डिग्री ली थी और जो हमेशा अंग्रेजी में ही बात करते थे, आज उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। विमान का इंजन चालू नहीं हो रहा था। विक्रमजीत ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर डिसूजा, क्या तमाशा है यह? मुझे 10 मिनट पहले हवा में होना चाहिए था और यह मशीन अभी तक एक पत्थर की तरह जमीन पर पड़ी है। डिसूजा कांपते हाथों से अपना टैबलेट चेक कर रहे थे। सर, हमें समझ नहीं आ रहा। सारे सिस्टम ग्रीन दिखा रहे हैं। कंप्यूटर कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इंजन फायर नहीं हो रहा। इग्निशन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमने 3 बार चेक किया है, तो चौथी बार चेक करो। विक्रमजीत गरजे, अगर मैं आज लंदन नहीं पहुंचा तो इस कंपनी का इतना नुकसान होगा कि तुम और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका पाएंगी। मुझे बहाने नहीं चाहिए। मुझे मेरा जहाज हवा में चाहिए। दीवार के उस पार राजू अपनी सांसें रोके यह सब देख रहा था। वह इतनी दूर था कि उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वह उनके हाव भाव समझ सकता था। उसने देखा कि मैकेनिक इंजन के पिछले हिस्से को खोल रहे हैं। राजू की नजरें बाज की तरह तेज थीं। उसने देखा कि जब मैकेनिकों ने इंजन का कवर हटाया तो अंदर से हल्का सा धुआं निकला था, जिसे शायद इंजीनियरों ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे अपने लैपटॉप स्क्रीन में उलझे हुए थे। राजू बुदबुदाया, वो कंप्यूटर में देख रहे हैं, लेकिन बीमारी तो मशीन के फेफड़े में है। तभी राजू के पीछे से आवाज आई, राजू, अरे ओ राजू। यह उसके दोस्त छोटू की आवाज थी। जल्दी चल, अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो खून की उल्टियां कर रही हैं। राजू का दिल एक पल के लिए रुक गया। हवाई जहाज, इंजन, सब कुछ उसके दिमाग से गायब हो गया। वह नंगे पैर अपनी झोपड़ी की तरफ भागा।
झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि अम्मा खाट पर पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ रही थी। अम्मा! राजू ने उनके पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अम्मा ने मुश्किल से आंखें खोली और अपनी कमजोर मुस्कान के साथ बोली, रो मत बेटा, लगता है अब ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। नहीं अम्मा, आप ऐसा मत बोलो। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। मैं डॉक्टर को लाऊंगा, मैं दवा लाऊंगा, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन राजू जानता था कि डॉक्टर की फीस और दवा के लिए कम से कम 2000 रुपये चाहिए और उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपये का एक फटा हुआ नोट था। उसे पैसों की जरूरत थी और वह भी तुरंत। उसने इधर उधर देखा, लेकिन घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं था, सिवाय उस टूटे टीवी के जिसे कोई 100 रुपये में भी नहीं खरीदेगा। तभी उसे फिर से हवाई जहाज के इंजन की आवाज याद आई, या कहूं आवाज न आने की खामोशी याद आई। उसे याद आया सेठ विक्रमजीत का गुस्सा। अमीर लोग अपना काम करवाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। राजू के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। यह नामुमकिन था, यह बेवकूफी थी। वे उसे अंदर घुसने भी नहीं देंगे, शायद पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन अम्मा की उखड़ती सांसों ने उसके डर को खत्म कर दिया था। उसने अम्मा का हाथ चूमा, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बोला, अम्मा तू बस थोड़ी देर हिम्मत रख, मैं अभी आया, तेरे लिए पैसे लाने जा रहा हूं। राजू वापस हवाई अड्डे की दीवार के पास पहुंचा। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन राजू यहां बचपन से पल बढ़ रहा था। उसे पता था कि दीवार के किस हिस्से के नीचे की मिट्टी बारिश में बह गई है, जहां से एक पतला इंसान रेंगकर अंदर जा सकता है। यह बहुत बड़ा जोखिम था। अगर सीआईएसएफ सिस के जवानों ने उसे देख लिया तो वे गोली भी मार सकते थे। उसने भगवान का नाम लिया और कीचड़ में लेटकर दीवार के नीचे से रेंगना शुरू किया। उसके कोहनी और घुटने छिल गए, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ ही पलों में वह हवाई अड्डे की चकाचौंध भरी दुनिया के अंदर था। वह झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ हैंगर की तरफ बढ़ा। वहां अभी भी वही स्थिति थी। सेठ विक्रमजीत अब अपनी गाड़ी के पास हताश होकर खड़े थे, अपना फोन कान पर लगाए किसी पर चिल्ला रहे थे। इंजीनियर डिसूजा और उनकी टीम अब इंजन के पुर्जे खोलकर जमीन पर फैला चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। राजू ने एक गहरी सांस ली। वह अपने मैले कुचैले कपड़ों में कीचड़ से सना हुआ झाड़ियों से बाहर निकला और सीधे उस जगह की तरफ बढ़ा जहां देश के सबसे अमीर लोग और सबसे काबिल इंजीनियर खड़े थे। ए लड़के, कौन है तू? यहां कैसे आया? एक सुरक्षा गार्ड की नजर उस पर पड़ी और वह दौड़ता हुआ आया। गार्ड ने राजू की कॉलर पकड़ ली। साले भिखारी, यह जगह तेरे भीख मांगने के लिए नहीं है। चल बाहर निकल, नहीं तो यहीं खाल उधेड़ दूंगा। शोर सुनकर विक्रमजीत ने मुड़कर देखा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और अब इस गंदे से लड़के को देखकर वह और भड़क गया। यह क्या हो रहा है? मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? एक सड़क का भिखारी मेरे जहाज के पास कैसे पहुंच गया? गार्ड राजू को घसीटते हुए ले जाने लगा। राजू ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर जमा लिए। वह चिल्लाया, साहब साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जानता हूं आपकी मशीन क्यों बंद है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मिस्टर डिसूजा ने हिकारत से हंसते हुए कहा, पागल है क्या? इसे बाहर फेंको, हमारा समय बर्बाद कर रहा है। गार्ड ने उसे जोर से धक्का दिया। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून रिसने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जमीन पर पड़े पड़े ही विक्रमजीत की आंखों में देखते हुए चिल्लाया, साहब आप करोड़ों का नुकसान कर रहे हो। आपके इंजीनियर कंप्यूटर में देख रहे हैं, लेकिन आपके एयर इनटेक वॉल्व में एक चिड़िया का घोंसला फंसा है जो सेंसर को दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने अभी उसे चालू किया तो इंजन फट जाएगा। यह सुनकर डिसूजा आग बबूला हो गया। बकवास बंद कर, अनपढ़ गंगवार, तू हमें सिखाएगा? हमने पूरा इनरटेक चेक किया है। लेकिन विक्रमजीत के कान खड़े हो गए थे। उसने हाथ उठाकर गार्ड को रुकने का इशारा किया। वह धीरे धीरे चलकर राजू के पास आया। विक्रमजीत का सूट लाखों का था और राजू के कपड़े चीथड़े, लेकिन उस पल दोनों की नजरें मिली। विक्रमजीत ने भारी आवाज में पूछा, तुझे कैसे पता कि अंदर क्या है? तूने तो मशीन को हाथ भी नहीं लगाया। राजू खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसने कांपती आवाज में लेकिन सच्चाई के साथ कहा, साहब मैं रोज उस दीवार की दरार से आपके जहाजों को देखता हूं। कल शाम को जब आंधी आई थी, मैंने देखा था एक मैना पक्षी को आपके इंजन के कवर के नीचे घुसते हुए। वो बाहर नहीं निकली। आपके कंप्यूटर को यह नहीं पता चलेगा क्योंकि वो सेंसर के पीछे बैठी है। वो सिर्फ हवा का रास्ता रोक रही है। डिसूजा ने बीच में टोका, सर यह कहानी बना रहा है। भीख मांगने का नया तरीका है। इनरटेक वॉल्व पूरी तरह सील होता है, वहां कोई पक्षी नहीं जा सकता। विक्रमजीत ने डिसूजा को घूर कर देखा, फिर राजू की तरफ। समय बीता जा रहा था। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था।
डिसूजा, विक्रमजीत ने आदेश दिया। सीढ़ी लगाओ, मैं खुद देखना चाहता हूं। लेकिन सर, डिसूजा ने विरोध करना चाहा। मैंने कहा सीढ़ी लगाओ। विक्रमजीत की दहाड़ से पूरा हैंगर गूंज उठा। एक सीढ़ी मंगवाई गई। राजू को भी पास बुलाया गया। विक्रमजीत ने राजू से कहा, लड़के, अगर तूने झूठ बोला या मेरा समय बर्बाद किया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुझे पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। समझ गया? राजू ने सिर हिलाया। और साहब, अगर मैं सच निकला तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए मेरी अम्मा। उसका गला भर आया। मेरी अम्मा बहुत बीमार है, मुझे बस उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। विक्रमजीत ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से इशारा किया। मैकेनिक सीढ़ी पर चढ़ा। डिसूजा भी अनिच्छा से ऊपर गया। राजू ने नीचे से इशारा करके बताया, वहां नहीं साहब, थोड़ा और अंदर। जहां वो छोटा पंखा बाईपास फैन होता है, उसके ठीक पीछे एक जगह होती है, उसे ब्लीड वॉल्व कहते हैं ना, वहां देखिए। डिसूजा हैरान रह गया। एक कचरे वाले को ब्लीड वॉल्व का नाम कैसे पता? उसने अपनी टॉर्च जलाई और राजू की बताई जगह पर रोशनी डाली। वह काफी संकरी जगह थी, जहां सामान्यतः कोई चेक नहीं करता। डिसूजा का शरीर अकड़ गया। उसने टॉर्च को थोड़ा और हिलाया। वहां सचमुच सूखे तिनकों और कीचड़ का एक छोटा सा ढेर फंसा हुआ था और उसके बीच में एक मरी हुई मैना पड़ी थी। हैंगर में सन्नाटा छा गया। डिसूजा धीरे से नीचे उतरा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह विक्रमजीत से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या हुआ? विक्रमजीत ने पूछा। डिसूजा ने धीमी आवाज में कहा, लड़का सच कह रहा है सर, वहां ब्लॉकेज है। अगर हम इंजन स्टार्ट करते तो ओवरहीटिंग से टरबाइन ब्लेड पिघल जाते। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। विक्रमजीत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और राजू की तरफ देखा। राजू अब भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। एक 15 साल का लड़का जो शायद कभी स्कूल नहीं गया, उसने देश के टॉप इंजीनियरों को हरा दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिड़िया तो मिल गई थी, लेकिन उसे निकालना एक दूसरी मुसीबत थी। वह जगह इतनी संकरी थी कि किसी बड़े इंसान का हाथ वहां नहीं जा सकता था और इंजन को पूरा खोलने में कम से कम 2 दिन लगते। और विक्रमजीत के पास 2 दिन नहीं थे। डिसूजा ने कहा, सर, समस्या मिल गई है, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें इंजन को उतारना पड़ेगा। हमारे औजार वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसमें 48 घंटे लगेंगे। विक्रमजीत ने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया। तो क्या फायदा हुआ समस्या पता चलने का? मैं 48 घंटे इंतजार नहीं कर सकता। तभी राजू धीरे से आगे बढ़ा। साहब, मैं निकाल दूं? सबने उसे देखा। राजू ने अपने दुबले पतले हाथ दिखाए। मेरे हाथ पतले हैं साहब, और मुझे आदत है संकरी जगहों से चीजें निकालने की। मैं नालियों से सिक्के निकालता हूं। यह तो फिर भी साफ मशीन है। यह बात सुनकर वहां खड़े लोगों के दिलों में एक अजीब सी टीस उठी। एक बच्चा अपनी गरीबी का वर्णन अपनी योग्यता के रूप में कर रहा था। विक्रमजीत ने राजू के पतले खुरदरे हाथों को देखा। फिर उसने डिसूजा की तरफ देखा। डिसूजा ने कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, विक्रमजीत ने कहा, जाओ। राजू सीढ़ी पर चढ़ा। इंजन के पास पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी मंदिर में आ गया हो। इतनी बड़ी मशीन, इतनी शक्ति। उसने इंजन की गर्मी को महसूस किया। उसने अपनी जेब से एक लोहे का तार निकाला जो उसने अपनी चप्पल ठीक करने के लिए रखा था। रुको, वो गंदा तार मशीन में मत डालना, डिसूजा चिल्लाया। राजू ने पीछे मुड़कर मासूमियत से कहा, साहब, डॉक्टर भी तो ऑपरेशन से पहले औजार साफ करता है। उसने अपनी फटी हुई शर्ट के एक थोड़े साफ हिस्से से उस तार को रगड़ रगड़ कर पोंछा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, भगवान को याद किया और अम्मा का चेहरा अपने दिमाग में लाया। उसने अपना पतला हाथ इंजन के उस संकरे हिस्से में डाला। धातु की ठंडक और तेल की चिकनाई उसे महसूस हुई। जगह बहुत कम थी। उसका हाथ छिल रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसकी उंगलियों ने उन तिनकों को महसूस किया। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे कोई सर्जन दिल का ऑपरेशन कर रहा हो, राजू ने उस कचरे को खींचना शुरू किया। नीचे खड़े सब लोग सांस रोके देख रहे थे। एक गलती और करोड़ों का इंजन खराब हो सकता था। हैंगर में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। सबकी नजरें उस दुबले पतले लड़के के हाथ पर टिकी थीं, जो करोड़ों की मशीन के अंदर था। राजू का माथा पसीने से तरबतर हो चुका था। मशीन के अंदर की गर्मी उसे झुलसा रही थी, लेकिन उसका हाथ स्थिर था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियों के पोरों से उस अदृश्य दुश्मन को महसूस करने की कोशिश की। तभी राजू के चेहरे पर एक हल्का सा तनाव दिखा। उसने अपनी सांस रोकी और एक झटके के साथ अपना हाथ बाहर खींचा। आह! राजू के मुंह से हल्की सी आवाज निकली,
क्योंकि लोहे के तीखे किनारे ने उसकी कलाई को छील दिया था। खून की एक लकीर उसके हाथ पर बन गई थी, लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। सब लोग आगे झुके। विक्रमजीत की सांसें भी थमी हुई थीं। राजू ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। वहां उसकी हथेली पर सूखे तिनकों, कीचड़ और तारों का एक गुच्छा था, और उस गुच्छे के बीच में एक छोटी सी बेजान मैना पक्षी पड़ी थी। पूरे हैंगर में एक साथ कई लोगों की सांस छोड़ने की आवाज आई। डिसूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मशीन को खोलने में उनकी पूरी टीम को 2 दिन लगते और जिस समस्या को उनके विदेशी कंप्यूटर नहीं पकड़ पाए थे, उसे एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने सिर्फ 5 मिनट में एक लोहे के तार की मदद से हल कर दिया था। राजू ने कांपते हाथों से उस कचरे को जमीन पर रखा और अपनी मैली शर्ट से अपना हाथ पोंछा। उसने डरते डरते विक्रमजीत की तरफ देखा और बोला, साहब, सांस की नली साफ हो गई है, अब मशीन सांस ले सकती है। विक्रमजीत कुछ पल तक उस मरे हुए पक्षी को देखता रहा, फिर उसने राजू को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा अचरज था। उसने बिना कुछ कहे डिसूजा की तरफ इशारा किया, इंजन स्टार्ट करो। विक्रमजीत की आवाज शांत लेकिन भारी थी। डिसूजा हड़बड़ाया, जी जी सर। वह कॉकपिट की तरफ भागा। मैकेनिकों ने जल्दी जल्दी पैनल बंद किए। राजू वहीं एक कोने में सिकुड़ कर खड़ा हो गया, जैसे उसे डर हो कि काम होने के बाद उसे मारकर भगा दिया जाएगा। पायलट ने बटन दबाया। पहले एक धीमी सी सीटी की आवाज आई, वी। फिर पंखे घूमने लगे और अगले ही पल वूशश। इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ गरज उठा। वह आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी। हवा का एक तेज झोंका पीछे की तरफ निकला, जिससे डिसूजा की टाई उड़ने लगी। सारे मीटर हरे हो गए। इंजन बिल्कुल सही काम कर रहा था। विक्रमजीत के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली। उसका करोड़ों का सौदा बच गया था। उसकी इज्जत बच गई थी। इंजन बंद किया गया। विक्रमजीत सीधा राजू के पास गया। राजू डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा साहब उसे डांटेंगे क्योंकि उसने मशीन गंदी कर दी थी, लेकिन विक्रमजीत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने झुककर राजू के गंदे और खून से सने हाथ को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, विक्रमजीत ने कहा, तुमने आज मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। राजू ने सिर झुका लिया। साहब, मैंने तो बस अपना काम किया। मशीन बोल नहीं सकती, पर मुझे उसकी तकलीफ सुनाई देती है। विक्रमजीत ने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला। उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली, 1000 और 500 के नोट। उसने बिना गिने पूरी गड्डी राजू की तरफ बढ़ा दी। उसमें कम से कम 50,000 रुपये रहे होंगे। ये लो, विक्रमजीत ने कहा, यह तुम्हारा इनाम है। राजू की आंखें नोटों को देखकर चमक उठी। उसने अपनी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसे अपनी अम्मा का चेहरा याद आया, जो दर्द से तड़प रही थी। उसे लालच नहीं था, उसे बस जरूरत थी। राजू ने गड्डी में से कांपते हाथों से सिर्फ 2000 के नोट निकाले। बाकी पैसे उसने विक्रमजीत को वापस कर दिए। विक्रमजीत हैरान रह गया। ये क्या, बाकी पैसे क्यों नहीं ले रहे? राजू ने नम आंखों से कहा, साहब, डॉक्टर ने कहा था कि सरकारी अस्पताल में दाखिले और दवा के लिए 2000 लगेंगे। मुझे बस इतना ही चाहिए। अगर मैं ज्यादा लूंगा तो शायद भगवान नाराज हो जाएंगे। हक से ज्यादा पैसा गरीब को बर्बाद कर देता है, अम्मा कहती हैं। यह सुनकर विक्रमजीत सन्न रह गया। बड़े बड़े व्यापारी उससे करोड़ों ठगने की कोशिश करते थे, और यहाँ एक लड़का जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे, वह अपनी जरूरत से 1 रुपया भी ज्यादा लेने को तैयार नहीं था। यह ईमानदारी, यह संस्कार, यह आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं? तुम्हारी अम्मा। विक्रमजीत ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन राजू के पास बात करने का समय नहीं था। उसे पैसे मिल गए थे। शुक्रिया साहब, भगवान आपका भला करे। यह कहकर राजू ने मुट्ठी भींची और वहां से बिजली की रफ्तार से भागा। वह दीवार के नीचे से फिर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। विक्रमजीत उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसे लंदन जाना था, मीटिंग थी, लेकिन उसका मन उस लड़के में अटक गया था। अम्मा बीमार है। राजू की यह बात उसके कानों में गूंज रही थी। डिसूजा, विक्रमजीत ने अचानक कहा, फ्लाइट कैंसिल कर दो। क्या? डिसूजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सर, लंदन की मीटिंग, करोड़ों का नुकसान। मैंने कहा कैंसिल करो। विक्रमजीत ने अपनी कार की चाबी निकाली। कुछ सौदे पैसों से बड़े होते हैं। मुझे देखना है कि वह लड़का कहाँ गया। मुझे उसकी मदद करनी है। विक्रमजीत अपनी लग्जरी कार में बैठा और ड्राइवर को हटने का इशारा किया। उसने खुद स्टीयरिंग संभाली और कार को उस दिशा में दौड़ा दिया जिधर राजू गया था। उधर राजू अपनी जान हथेली पर रखकर भाग रहा था। उसके पैर छिल गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुका नहीं।
बाजार की भीड़ को चीरता हुआ, नालियों को कूदता हुआ वह अपनी बस्ती में पहुंचा। अम्मा, अम्मा मैं पैसे ले आया। राजू झोपड़ी के बाहर से ही चिल्लाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राजू का दिल जोर से धड़का। वह अंदर घुसा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अम्मा जमीन पर गिरी पड़ी थीं। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर ऐंठ रहा था। पड़ोस की एक औरत, रजिया खाला, उनके पास बैठी रो रही थी। खाला, क्या हुआ अम्मा को? राजू चीखा। रजिया खाला ने रोते हुए कहा, बेटा तू बहुत देर कर दी, इसकी सांसें टूट रही हैं। पास वाले डॉक्टर ने आने से मना कर दिया, कह रहा था पहले के उधार बाकी हैं। राजू ने झपट कर अम्मा का सिर अपनी गोद में रख लिया। अम्मा देख, मैं पैसे लाया हूं, पूरे 2000। आंखें खोल अम्मा। उसने नोट अम्मा के हाथ में रख दिए, लेकिन अम्मा की उंगलियां बेजान थीं। इन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा, राजू, रजिया खाला ने कहा। लेकिन वहां तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए, और वो लोग बिना पैसों के हाथ भी नहीं लगाएंगे। राजू पागलों की तरह बाहर भागा। उसने सड़क पर आते जाते ऑटो रिक्शा को रोकने की कोशिश की। भैया रुक जाओ, मेरी अम्मा मर रही है, अस्पताल छोड़ दो। लेकिन राजू के गंदे कपड़े और खून से स्ने हाथ देखकर कोई नहीं रुका। सब मुंह फेर कर निकल गए। एक टैक्सी वाला रुका भी तो उसने कहा, 500 रुपये लगेंगे एडवांस, और सीट गंदी हुई तो अलग से। राजू ने जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि नोट सड़क पर गिर गए। हवा से नोट उड़ने लगे। राजू उन्हें बटोरने के लिए कीचड़ में लौटा। यह दृश्य देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। सब तमाशबीन बने खड़े थे। गरीबी का तमाशा देखना दुनिया का सबसे पुराना शौक है। राजू नोट मुट्ठी में भींचकर आसमान की तरफ देखकर चीखा, भगवान मदद कर, आज मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो मैं तेरी दुनिया जला दूंगा। तभी भीड़ को चीरती हुई एक काले रंग की चमचमाती कार वहां आकर रुकी। उसका हॉर्न इतना तेज था कि सब लोग सहम कर पीछे हट गए। कार का दरवाजा खुला और उसमें से विक्रमजीत सिंघानिया बाहर निकले। उनका महंगा सूट और शानदार व्यक्तित्व उस गंदी बस्ती में किसी देवता जैसा लग रहा था। राजू ने उन्हें देखा और पहचान लिया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। साहब, साहब मेरी अम्मा, गाड़ी नहीं मिल रही साहब, वो मर जाएगी। विक्रमजीत ने राजू को कंधों से पकड़कर उठाया। राजू, रोना बंद करो, तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं होगा। विक्रमजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजू की झोपड़ी में कदम रखा, जहां की बदबू से एक आम अमीर आदमी बेहोश हो जाता। उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी है। उठाओ इन्हें, विक्रमजीत ने आदेश दिया, लेकिन वहां खड़े लोग हिचक रहे थे। विक्रमजीत ने खुद आगे बढ़कर अम्मा को अपनी गोद में उठा लिया। उनका महंगा सूट गंदा हो गया, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वह अम्मा को लेकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। राजू भी साथ में बैठ गया। ड्राइवर, विक्रमजीत ने खुद को याद दिलाया कि वह खुद गाड़ी चला रहे हैं। वे ड्राइवर सीट पर बैठे और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया। रास्ते में विक्रमजीत ने मिरर में देखा। राजू अम्मा का हाथ पकड़े लगातार रो रहा था और बुदबुदा रहा था, अम्मा मत जा, मुझे अकेला मत छोड़। विक्रमजीत की आंखें भी नम हो गईं। उसे अपना अतीत याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे बरसों पहले पैसे न होने की वजह से उसने अपनी मां को खो दिया था। तब वह गरीब था, लाचार था। आज उसके पास दौलत थी और आज वह किसी और की मां को मरने नहीं देगा। गाड़ी शहर के सबसे महंगे लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने रुकी। यह अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए था। विक्रमजीत अम्मा को लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे। राजू उनके पीछे पीछे था। दरवाजे पर रिसेप्शनिस्ट और गार्ड ने राजू को गंदे कपड़ों में देखकर रोका। तुम अंदर नहीं जा सकते, यह चैरिटी अस्पताल नहीं है। विक्रमजीत ने पलटकर ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा अस्पताल हिल गया। यह मेरा मेहमान है, और अगर अगले 1 मिनट में इस महिला का इलाज शुरू नहीं हुआ तो मैं यह पूरा अस्पताल खरीद कर तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। मैं विक्रमजीत सिंघानिया हूं। नाम सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्ट्रेचर आ गया। बड़े बड़े डॉक्टर दौड़ते हुए आए। अम्मा को तुरंत आईसीयू को में ले जाया गया। राजू आईसीयू के कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। वह बस उस लाल बत्ती को देख रहा था जो दरवाजे के ऊपर जल रही थी। विक्रमजीत उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू बैठ जाओ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। राजू ने धीरे से पूछा, साहब वो बच जाएंगे ना? मेरे पास और कोई नहीं है। विक्रमजीत ने उसे पास की कुर्सी पर बिठाया। हौसला रखो, मैंने देश के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया है, पैसे की चिंता मत करना। राजू ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही 2000 रुपये थे जो उसने विक्रमजीत से लिए थे, अब पसीने और कीचड़ से स्ने हुए। उसने वो नोट विक्रमजीत की तरफ बढ़ाए। साहब ये जमा कर लीजिए, मैं और मेहनत करूंगा, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, बस मेरी अम्मा को बचा लीजिए।
विक्रमजीत का दिल भर आया। उसने उन नोटों को राजू की जेब में वापस रख दिया। बेटा, यह पैसे तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाए हैं। यह तुम्हारे हैं। और रही बात अस्पताल के बिल की, विक्रमजीत की आवाज भारी हो गई, तो समझ लो कि उस हवाई जहाज को ठीक करने की फीस करोड़ों में थी। यह तो कुछ भी नहीं है। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राजू और विक्रमजीत दोनों झटके से खड़े हो गए। डॉक्टर, कैसी है वो? विक्रमजीत ने पूछा। डॉक्टर ने मास्क हटाया और गहरी सांस ली। मिस्टर सिंघानिया, अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आए। इन्हें बहुत सीवियर अस्थमा अटैक आया था और हार्ट फेलियर की नौबत आ गई थी। लेकिन राजू की सांस रुक गई। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें होश आ गया है। कोई चमत्कार ही है कि इतनी उम्र और इतनी कमजोरी के बावजूद उनमें इतनी जीने की इच्छा है। वो बार बार राजू का नाम पुकार रही हैं। राजू के घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। यह खुशी के आंसू थे। विक्रमजीत ने झुककर उसे गले लगा लिया। एक करोड़पति और एक अनाथ अस्पताल के ठंडे फर्श पर एक दूसरे के गले लगकर इंसानियत के रिश्ते को महसूस कर रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विक्रमजीत के मन में एक सवाल अब भी खटक रहा था। उस झोपड़ी में जब वह अम्मा को उठा रहा था, उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर पड़ी थी। तस्वीर में एक जवान आदमी था जो किसी कारखाने के सामने खड़ा था। वह चेहरा विक्रमजीत को बहुत जाना पहचाना लगा था। वह चेहरा उसके बचपन के एक दोस्त शंकर जैसा लग रहा था, जो बरसों पहले एक हादसे में खो गया था। क्या राजू का उस अतीत से कोई रिश्ता है? क्या यह मुलाकात महज एक संयोग थी या विधि का विधान? अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मशीनों की बीप बीप आवाज के सिवा खामोशी थी। विक्रमजीत सिंघानिया, जो दुनिया के लिए एक सख्त बिजनेसमैन थे, इस वक्त एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अम्मा के बिस्तर के पास स्टूल पर बैठे थे। राजू अम्मा के पैरों के पास सिर रखकर सो गया था। दिन भर की भाग दौड़ और तनाव ने उस नन्हे शरीर को थका दिया था। कुछ देर बाद अम्मा की पलकें झपकीं। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। सामने विक्रमजीत को देखकर वह सकपका गईं। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रमजीत ने उन्हें रोक दिया। नहीं नहीं मां जी, आप आराम कीजिए, विक्रमजीत ने बहुत ही नम्रता से कहा। आप सुरक्षित हैं? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। साहब, आप भगवान बनकर आए। मेरे राजू ने बताया कि आपने ही मेरी जान बचाई है। हम गरीब लोग आपका यह कर्ज कैसे चुकाएंगे? विक्रमजीत ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लिया। माँ जी, कर्ज तो मुझे चुकाना है। आपके बेटे ने आज मेरी साख बचाई है। उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। फिर विक्रमजीत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। उन्होंने उस फोटो की एक तस्वीर खींच ली थी जो राजू की झोपड़ी में टंगी थी। माँ जी, विक्रमजीत ने फोन स्क्रीन दिखाते हुए पूछा। यह तस्वीर, यह किसकी है जो आपकी दीवार पर टंगी थी? अम्मा ने धुंधली नजरों से तस्वीर को देखा और एक गहरी सांस ली। यह मेरा बेटा है साहब, शंकर, राजू का पिता शंकर। यह नाम सुनते ही विक्रमजीत के दिल की धड़कन रुक सी गई। 20 साल पुराना एक जख्म, एक याद अचानक ताजा हो गई। शंकर। विक्रमजीत बड़बड़ाए। क्या यह पहले पुणे में काम करता था, आदित्य ऑटोमोबाइल्स में? अम्मा चौंक गई। हाँ साहब, आपको कैसे पता? वहीं तो काम करता था। बहुत होनहार था मशीनों के काम में। कहता था कि एक दिन अपना कारखाना खोलेगा। लेकिन अम्मा का गला भर आया। एक दिन कारखाने में आग लग गई। सबने अपनी जान बचाई, लेकिन शंकर, वो दूसरों को बचाने के लिए अंदर ही रह गया। वो चल बसा साहब। राजू तब पेट में था। उसके बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। विक्रमजीत की आंखों से आंसू टपक कर अम्मा के हाथ पर गिरे। वह आदमी जो करोड़ों के नुकसान पर नहीं रोया था, आज फूट फूट कर रो रहा था। माँ जी, विक्रमजीत ने रुंधे गले से कहा, शंकर सिर्फ मैकेनिक नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। अम्मा और जाग चुके राजू दोनों हैरान होकर सुन रहे थे। विक्रमजीत ने आगे कहा, मेरे पास पैसे थे, लेकिन अकल नहीं थी। शंकर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हुनर था। मेरा फाइनल प्रोजेक्ट उसी ने बनाया था। जब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, तो मैं उसे अपने साथ पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी था। उसने कहा था, विक्रम, मैं अपनी मेहनत से ऊपर आऊंगा, तेरी खैरात से नहीं। फिर हम अलग हो गए। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन पता चला कि वो नहीं रहा। विक्रमजीत ने राजू की तरफ देखा, जो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहा था। आज मुझे समझ आया कि राजू के हाथों में वो जादू कहां से आया। विक्रमजीत ने कहा, यह खून का असर है।
शंकर भी मशीनों से बातें करता था और आज उसका बेटा भी वही करता है। विक्रमजीत ने राजू को अपने पास खींचा और कसकर गले लगा लिया। राजू, तू अनाथ नहीं है बेटा। तेरा बाप मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। आज से तू मेरी जिम्मेदारी है। उस रात अस्पताल के उस कमरे में कोई अमीर या गरीब नहीं था। वहां सिर्फ एक बिछड़ा हुआ परिवार था जो किस्मत के अजीब खेल से फिर मिल गया था। विक्रमजीत ने महसूस किया कि भगवान ने आज उसकी मशीन खराब नहीं की थी, बल्कि उसे एक मौका दिया था अपने पुराने दोस्त का कर्ज चुकाने का। अगले कुछ हफ्तों में राजू की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अम्मा पूरी तरह ठीक हो गईं। विक्रमजीत उन्हें अपनी कोठी के आउट हाउस में ले आए, जहां उनके लिए हर सुविधा थी। लेकिन राजू के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। एक सुबह विक्रमजीत राजू को एक बड़ी इमारत के सामने ले गए। वह शहर का सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल था। राजू अपनी नई यूनिफॉर्म में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसकी शर्ट सफेद और कड़क थी और जूतों पर एक भी दाग नहीं था, वही जूते जो वह पहले दूसरों के साफ करता था। प्रिंसिपल के ऑफिस में विक्रमजीत ने कहा, यह बच्चा एक जीनियस है। इसे किताबों की नहीं, बस एक मौके की जरूरत है। इसकी फीस की चिंता मत कीजिए, यह सिंघानिया ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप पर रहेगा। राजू ने धीरे से विक्रमजीत का कोट खींचा। लेकिन अंकल, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वहां सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। विक्रमजीत घुटनों के बल बैठकर राजू के बराबर आए। उन्होंने राजू के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। राजू, उन्होंने कहा, मशीनों की कोई भाषा नहीं होती और काबिलियत को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। जब तुमने उस दिन मेरे जहाज का इंजन ठीक किया था, क्या तब किसी ने तुम्हारी भाषा पूछी थी? नहीं ना। तुम वहां जाओ और दुनिया को दिखा दो कि शंकर का बेटा क्या कर सकता है। अगर कोई मजाक उड़ाए तो अपने काम से जवाब देना। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन हैंगर में थी, एक दृढ़ निश्चय। साल बीतते गए। 10 साल बाद सिंघानिया एरोस्पेस का वार्षिक समारोह था। हॉल खचाखच भरा था। देश विदेश के डेलीगेट्स और मीडिया वाले वहां मौजूद थे। मंच पर विक्रमजीत सिंघानिया अब थोड़े बूढ़े हो चुके थे, माइक थामे खड़े थे। देवियों और सज्जनों, विक्रमजीत ने कहा, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। 10 साल पहले मेरी कंपनी एक बड़े संकट में थी। तब एक छोटे से लड़के ने मुझे बचाया था। आज मैं अपनी कंपनी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, भारत का पहला सुपरसोनिक इंजन, उसी लड़के के हाथों में सौंप रहा हूं। मिलिए हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO से इंजीनियर राजू शंकर। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक नौजवान मंच पर आया। वह लंबा और स्मार्ट था। सूट में वह बहुत जच रहा था, लेकिन उसकी विनम्रता वैसी ही थी। यह राजू था। राजू ने माइक लिया। उसने सामने बैठी भीड़ को देखा और फिर पहली पंक्ति में बैठी अपनी बूढ़ी अम्मा को, जो गर्व से आंसू पोंछ रही थी। धन्यवाद, राजू ने कहा। लोग कहते हैं कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है, लेकिन मुझे लगता है कि किस्मत हमारे हाथों की मेहनत में होती है। मैं वही राजू हूं जो कभी हवाई अड्डे की दीवार के पीछे से झांकता था। मेरे हाथ काले रहते थे, तेल और ग्रीस से। लोग मुझे छोटू या ओए कहकर बुलाते थे। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन एक आदमी ने मेरे मैले हाथों में मैल नहीं, हुनर देखा। राजू ने विक्रमजीत की तरफ इशारा किया। इन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे आप झोपड़ी में पैदा हुए हों या महल में, अगर आपके पास हुनर है और नीयत साफ है तो आप आसमान छू सकते हैं। मेरी मां ने मुझे संस्कार दिए और मेरे पिता समान विक्रम अंकल ने मुझे पंख दिए। राजू ने अपनी जेब से वही पुराना जंग लगा हुआ लोहे का तार निकाला जिससे उसने पहली बार इंजन ठीक किया था। उसने उसे हवा में लहराया। यह तार मुझे याद दिलाता है कि मैं कहां से आया हूं, और यह मुझे यह भी याद दिलाता है कि किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कभी कभी बहुत छोटी और साधारण चीज में होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। भाषण खत्म होते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रमजीत ने मंच पर आकर राजू को गले लगा लिया। उस दिन राजू ने सिर्फ एक पद हासिल नहीं किया था, उसने लाखों गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी थी। उसने साबित कर दिया था कि प्रतिभा कचरे के ढेर में भी चमक सकती है, उसे बस पहचानने वाले जौहरी की जरूरत होती है। कहानी का अंत एक खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। राजू अपनी अम्मा और विक्रमजीत के साथ अपनी पुरानी बस्ती में जाता है। वहां अब वह झोपड़ी नहीं थी। वहां विक्रमजीत और राजू ने मिलकर एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कौशल विकास केंद्र बनवाया था। बोर्ड पर लिखा था, शंकर मेमोरियल टेक्निकल स्कूल। अंदर दर्जनों गरीब बच्चे, जिनके कपड़े भले ही मैले थे लेकिन आंखों में चमक थी, अलग अलग मशीनें खोलकर सीख रहे थे। राजू एक बच्चे के पास गया जो एक टूटे हुए रेडियो से जूझ रहा था। राजू घुटनों के बल बैठा,
ठीक वैसे ही जैसे विक्रमजीत बरसों पहले उसके सामने बैठे थे। क्या हुआ उस्ताद, चल नहीं रहा? राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। बच्चा मायूस होकर बोला, नहीं भैया, तार टूट गया है। राजू ने मुस्कुराकर बच्चे के हाथ में अपना पेचकस थमाया। तार टूटा है, हौसला नहीं, जोड़ दे, चल जाएगा। बच्चे ने तार जोड़ा और रेडियो बज उठा। बच्चे की हंसी उस कमरे में गूंज उठी। राजू ने विक्रमजीत की तरफ देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। चक्र पूरा हो गया था। नेकी का दिया जो एक दिन विक्रमजीत ने जलाया था, आज राजू ने उससे हजारों और दिए जला दिए थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हो सकता है जिस कोयले को आप ठुकरा रहे हो वही कल का हीरा हो। और अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो किसी की मदद जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाला हिसाब कर्मों का रखता है, बैंक बैलेंस का नहीं।